हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप चाहे CUC सेट दोगे या फिर आप जेई मेन दोगे, सबके लिए प्रोबेबिलिटी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और प्रोबेबिलिटी में कॉन्टिन्यूसली हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो अगर किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है तो पहले 11th क्लास का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो भी देख सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जब एक इवेंट हो चुका हो तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। हम बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, हम बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी सैंपल स्पेस लो कि आपने 3 फेयर कॉइन्स को टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों। तीनों बार हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल हो सकता है, ये आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब आप 2 इवेंट की बात करो। इवेंट मान लो कि एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड वाला कौन कौन सा केस हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये चारों इस सैंपल स्पेस में आने वाले हैं। एफ इवेंट मानो कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइन पर टेल आने के कौन कौन से केसेस है बच्चे। एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, ये 4 केसेस हैं। अच्छा, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना चाहो तो बेटा हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। टोटल सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका भी 1/8, 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 ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, इसकी भी 1/8 प्लस इसकी 1/8 प्लस इसकी 1/8 प्लस इसकी 1/8, तो 4/8 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखोगे आप तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 प्लस इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 1/2 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल ली आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल ली। ठीक है, अब बेटा ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे तो हम एटलीस्ट 2 हेड भी आए और पहले पर टेल आए, तो एक ही चीज़ है, टेल हेड हेड वाला केस है जिस केस में ट्रू हो रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पर मेरे पास आ रही है 1/8, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में टोटल 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई आपकी 1/8। यहाँ तक तो सिंपल, जो हम पिछली क्लासेज में सीख चुके हैं उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए आगे कैसे इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो जब मैं कंसेप्ट एक्सटेंशन की बात करता हूं तो बेटा सपोज करो कि हमें ये बोल दिया है कि पहले कॉइन पर टेल आ रहा है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। हमें ये पहले ही बोल दिया कि भाई फर्स्ट कॉइन पर टेल आ रहा है, मतलब एफ इवेंट ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, जो एफ इवेंट है ये आपका ऑलरेडी आपको गिवन है कि एफ इज अकरिंग। तो अब एफ के अकर होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चों देखो, आपको दे दिया है एफ अकर कर रहा है। ठीक है, एफ अकर करने से क्या हुआ आपके पास कि जब ई पर गए, ठीक है, ई में एटलीस्ट 2 हेड वाले केस थे। नॉर्मल केस में ई के पास क्या क्या था, हेड 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 वाला केस था, हेड टेल हेड वाला केस था, टेल हेड हेड वाला केस था और हेड हेड टेल वाला केस था। ये केस थे नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अब आप लोगों को बोला कि भाई एफ इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है। ठीक है, तब अब एफ इवेंट अकर कर चुका है तो इस केस में फर्स्ट कॉइन जो है डज नॉट, अगर टेल ना आए फर्स्ट कॉइन पर तो उसको तो हमें ई में कंसीडर ही नहीं करना। मतलब ई का जो सैंपल स्पेस ही लिमिट हो जाएगा। एफ अकर कर गया तो ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ये होगा। ठीक है, एफ का सैंपल स्पेस ही श्रिंक हो गया यहाँ पर, ई का सैंपल स्पेस ही आपके पास श्रिंक हो गया। ई का सैंपल स्पेस श्रिंक होने से आपके पास सबसेट ऑफ एस आ गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो एस का था ये रिड्यूस टू इट्स सबसेट एफ फॉर द इवेंट ई। क्लियर है, सबसेट ही रिड्यूस हो गया, मतलब बच्चे उसकी प्रोबेबिलिटी पर अब फर्क पड़ने वाला है। अब सैंपल स्पेस क्या बचा आपके पास, एफ अगर मैं बोलूँ क्या बच गया इसमें, टेल 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 वाला केस बच गया, टेल टेल हेड वाला केस बच गया, टेल हेड टेल वाला केस बच गया और टेल हेड हेड वाला केस बच गया। तो अब ई इवेंट कि 2 हेड आना केवल इसी इवेंट में ट्रू है और टोटल 4 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। तो देखो नॉर्मल से और अब प्रोबेबिलिटी में बच्चों फर्क पड़ गया है।
तो आपके पास जो ये आ रहा है कि एक इवेंट हो चुका है तब दूसरे की प्रोबेबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास बच्चे कंडीशन है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एफ ऑलरेडी अकर कर चुका है, तो ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस केस में आपकी 1/4 आ रही है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस रिड्यूस हुआ तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसीडरिंग एफ एज सैंपल स्पेस 1/4 हो गई। ठीक है, तो ई इवेंट जब एफ अकर कर चुका है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आई, और ये 1/4 प्रोबेबिलिटी इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं पी ई बाय एफ से, कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, एफ जो है ये ऑलरेडी अकर कर चुका है, इस केस में ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको डिनोट करेंगे पी ई बाय एफ से। ओके, ऑल राइट। अब बेटा पी ई बाय एफ का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप देखो इस केस में एग्जाम्पल में, तो जो ये फेवरेबल है ई के लिए, यही तो आपका ई इंटरसेक्शन एफ में प्रेजेंट था। तो ऐसे इवेंट जो ई इंटरसेक्शन एफ को फेवरेबल हैं अपॉन टोटल जो इवेंट फेवरेबल टू एफ है, मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, ऊपर नीचे एन ऑफ एस पूरे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो। पूरे सैंपल स्पेस से डिवाइड किया, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को आपने एन ऑफ एस से डिवाइड किया, और नीचे बेटा एन ऑफ एफ को भी आपने एन ऑफ एस से डिवाइड किया। यहां से आपके पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये रिजल्ट आ गया है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी अकर कर चुका है, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस रिजल्ट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लगातार काम में आने वाला है और इसका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आपके पास आ गया कि पूरी डेफिनेशन बताऊं तो ई एंड एफ दो इवेंट हैं जिनका सैंपल स्पेस कोई भी रैंडम विद सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, बेटा जो नीचे लिख रहे हो ना ये ऑलरेडी अकर कर चुका है, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर जीरो हो गई तो बच्चे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ अगर हम निकालें तो ये क्या होगी, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, एस पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ गई है आपके पास 1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ निकालोगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ का खुद एफ के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, खुद एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आपके पास आ जाएगी बच्चों 1। क्लियर है, एकदम सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ निकालने को बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ मेरे को निकालनी है। बाय डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बाय डेफिनेशन ये हो गया। अब देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ का यूनियन है, इनकी अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बेटा सेपरेट सेपरेट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ।
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो माइनस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। एकदम सिंपल है कि ए यूनियन बी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। क्लियर? ऑल राइट। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ आपको निकालना है। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन एफ आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ये 1 होता है बच्चों। ठीक है, और एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं भाई हम। अगर आपका वेन डायग्राम से दिखाना चाहूँ, ये एस है और ये ई है, तो ई के साथ ई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा बेटा, एस आ जाएगा। तो एस को मैं लिख लेता हूँ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन एफ इक्वल टू 1 है ये आपके पास। अभी अभी आपने देखा ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट हैं। ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट तो क्या होते हैं, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट के केस में यूनियन का क्या बेटा प्रोबेबिलिटी आएगी, आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या करोगे इसको, ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इक्वल टू 1, और यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्लियर है बेटा? डन, बढ़िया, एकदम मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालो। बाय डेफिनेशन बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको बेटा दी है 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 9/13, 13 से 13 गया, ये आ गया 4/9। दिस इज द आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको निकालना आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिखो बच्चों, क्या क्या हो सकता है, दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं। ठीक है, पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, दोनों के दोनों बच्चे गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, राइट, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इवेंट मानो कि बोथ आर बॉयज, बोथ बॉयज को आपने इवेंट मान लिया, तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, एक ही केस आएगा, बॉय बॉय वाला केस, ये आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां से क्या हो गई 1/4, टोटल 4 हैं, 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी। एफ इवेंट देखोगे तो कह रहा है एटलीस्ट 1 इज बॉय। ठीक है, एटलीस्ट 1 इज बॉय। इसका देखते हैं क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा बेटा, दोनों लड़के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, ये केस आएगा। गर्ल गर्ल वाला केस तो आएगा नहीं, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखूंगा यहां पर, तो ये आ जाएगी बेटा 3/4, 3 है टोटल, 4 है, 3/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही केस है बेटा, दोनों बॉयज वाला, तो ये आ गया आपका दोनों बॉयज वाला केस इसमें आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आपके पास क्या आ गई है, 1/4 आ गई। अब कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि गिवन ये हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब 3/4। यहां से आंसर क्या आ गया बेटा 1/3। तो इस प्रकार से बेटा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी पर। ई और एफ बच्चों आपको 2 इवेंट दे रहा है किसी भी सैंपल स्पेस के एस के लिए, कोई सैंपल स्पेस है एस, उसमें 2 इवेंट है ई और एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या डिनोट करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ई एंड एफ दोनों के दोनों हो चुके हैं, दोनों हो रहे हैं, तभी हम ई इंटरसेक्शन एफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ बोल रहा है साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ई एंड एफ। तो अब से इसको ई इंटरसेक्शन एफ को भी ऐसे भी डिनोट कर लेंगे, या अगर ऐसा भी लिखा हो ना ई एफ, तो समझ जाना इसका मतलब है दोनों इवेंट की अकरेंस की बात कर रहा है। अच्छा चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ, देखना ध्यान से क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दो अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय एफ तुम्हें पता है, तुम्हारे पास है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट, ये तुम निकाल चुके हो। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, ये आ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और बेटा F इंटरसेक्शन E लिखो या E इंटरसेक्शन लिखो, F लिखो, बात तो एक ही है। तो यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आ गया, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, राइट। ये दो केसेस आ गए आपके पास। एक रिजल्ट आ गया प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F 10, और दूसरा रिजल्ट आ गया है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज दिस। ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी तक तो मैंने सिंपल रिजल्ट का यूज किया है। अब बच्चों सिंपली क्या करो, दोनों को देख लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो जो ऊपर लिख रहे हो वही ऑलरेडी हो चुका है, E लिखा तो E ऑलरेडी हो चुका है, F लिखा तो F ऑलरेडी हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। कभी भी आपको बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालनी हो तो सिंपली ये करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अब इसका मतलब E को ऑलरेडी करा देना है, F बाई E, याद रखने का तरीका हो गया तुम्हारे पास। या फिर आप ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, यही आपका कहलाता है बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से देखिए, अ अन कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल 5 वाइट बॉल, 10 ब्लैक हैं 5 वाइट है, टोटल बेटा 15 बॉल्स हो गई आपके पास। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अन, एक के बाद एक निकाल रहे हो बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन आर ब्लैक, कि दोनों की दोनों ब्लैक हों। ठीक है, E मानो इवेंट फर्स्ट बॉल ब्लैक आने का, F इवेंट मानो बेटा कि सेकंड बॉल ब्लैक आने का। आपको बोल रहा है दोनों ब्लैक आए, मतलब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये क्या होगी कि दोनों ही मेरी ब्लैक आए, पहली भी ब्लैक आ जाए दूसरी भी ब्लैक आ जाए। ठीक है, अब पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालो यहां से तुम। तो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल ब्लैक 10 अपॉन टोटल बॉल है 15, पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी 10 बाई 15, राइट। दूसरी ब्लैक आने की बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F देखोगे दूसरी ब्लैक आने की। ठीक है, तो अब आपके पास बच्चे पहली ब्लैक आ चुकी है, तो दूसरी ब्लैक 9 बची, टोटल बॉल 14 बची, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, गिवन की पहली आ चुकी है, ये हमने इस्तेमाल किया कि पहली मैंने निकाल ली थी, अलग रख दिया, तो F बाई E आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है मेरे को, तो बच्चों क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। तो यहां से आ गया बेटा 10 अपॉन 15 इंटू 9 अपॉन 14। क्लियर, ये आपका आंसर बन गया बेटा। ये देखो F बाई E इसलिए है कि पहली ब्लैक आ चुकी, उस केस में तुम दूसरी ब्लैक आने को देख रहे हो, तो पहली ब्लैक आ चुकी तो ब्लैक बची 9, और पहली ब्लैक आ चुकी तो टोटल बची है 14। क्लियर है बेटा, ऑल राइट। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन रूल जब एक से ज्यादा इवेंट हो, मतलब E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G के केस में आपको निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, इसको क्या लिख देंगे भाई अपन, इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E, एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की कि पहला हो चुका है, और तीसरे की कि दोनों हो चुके हैं, इनटू तीसरे की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट दोनों हो चुके हैं,
चौथा होता तो चौथे की गिवन दैट तीनों हो चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई एफ। इंटरसेक्शन एफ को मैं ई एफ भी लिख सकता हूं इस तरीके से। ये मोर देन 2 इवेंट्स के केस में हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, 2 से ज्यादा इवेंट वाला देख लेते हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 3 कार्ड को निकाल रहे हो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड वन इज अ एस। ठीक है, कह रहा है कि पहले 2 किंग हो दूसरा एस हो। के इवेंट मान लो किंग आने का, ए इवेंट मान लो एस आने का। आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी के ए, ठीक है, के इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पहले 2 किंग आ जाएं दूसरा एस आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ के अगर निकालनी हो, पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल किंग होते हैं 4, टोटल कार्ड है 52, ये लीजिए जी। ठीक है, दूसरे केस में गिवन की पहला किंग आ चुका है, दूसरा किंग आने की गिवन की पहला किंग आ चुका है, तो किंग बचे बेटा 3 और टोटल कार्ड बचे 51। ये लो जी 3/51। ठीक है, फिर एस आने की गिवन की दोनों किंग आ चुके हैं, दोनों किंग आ चुके, एस तो अभी भी 4 बचे लेकिन कार्ड्स टोटल बच गए 50। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दो किंग और तीसरा एस आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के अपॉन के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन के, और दोनों हो चुके हैं ये वाला केस। तो क्या आ गई बेटा 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। क्लियर है। तो 2 से ज्यादा के केस में घबराना नहीं है कि सर ये क्या होगा, 4 हो गए तो भी मैं नहीं घबराता। इसके बाद बोलता चौथा भी कुछ आने का तो मैं चौथी भी निकाल देता, बिल्कुल घबराना नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक 52 के हम कोई भी कंसिडर कर रहे हैं कि हम एक कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड में से, ठीक है। तो इन विच एलिमेंट्री इवेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली, सबको हमने इक्वली लाइकली माना, ये आ सकते हैं। अब बेटा ई एंड एफ डिनोट कर रहे हैं। ई कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, ठीक है, ई है स्पेड आने का, और एफ इवेंट जो है बेटा ये कह रहा है एस आने का। क्लियर, ई है आपका स्पेड आने का, एफ है आपका एस आने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बेटा कि स्पेड टोटल होते 13/52, ये होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करूं अगर मैं, एस को टोटल है 4, टोटल कार्ड है 52। चलिए जी, अब बेटा ई इंटरसेक्शन एफ देखें। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ एस ऑफ स्पेड। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ सिंपली एस ऑफ स्पेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखी मैंने, तो एस ऑफ स्पेड तो इकलौता है, टोटल 52 कार्ड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल ली। अब बच्चों ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालो। ई बाय एफ निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की 1/52 अपॉन 4/52, ये आ गई 1/4, और ये बराबर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर ही आ गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई देखोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की बेटा 1/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखूंगा तो 13/52, यहां से आ जाएगी 1/13, जो कि बराबर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो मतलब एफ इवेंट होने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एफ इवेंट हो गया तब भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नॉर्मली भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ई इवेंट होने से एफ की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब एक इवेंट दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना डाले बेटा, उस केस में हम इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। When an event does not affect the probability of another event,
उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट की भैया आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर है? चलिए तो ऐसे इवेंट्स ई एंड एफ जो दो इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अभी आपको दिखा भी दिया इस केस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही खुद ही हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई ये खुद ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाती है। ठीक है, मतलब इनका मतलब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां से देखना इसका मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इससे भी ये सेम बात आएगी। तो वेन एवर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपकी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, यहां से मैंने तुम्हारा रिजल्ट प्रूव करके दिखा दिया है। इस रिजल्ट को चाहो तो एक बार निगाह मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहां से मैंने अगर इसको ओपन किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बहुत बढ़िया सर, मजे आ गए। चलिए, तो ये इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन होगी, जब भी ऐसा हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट और ऐसा ना हो तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो टू इवेंट्स ई एंड आर सेड टू बी डिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर बराबर नहीं आए तो आप बोलना डिपेंडेंट है सर, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इंपैक्ट कर रही है। दूसरी बात जो ध्यान देने लायक है बेटा, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बिल्कुल ना कंफ्यूज करें। इंडिपेंडेंट का सीधा सीधा रिलेशन प्रोबेबिलिटी से है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है बेटा उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नेवर हैव एन आउटकम कॉमन, कोई कॉमन आउटकम नहीं होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हैव कॉमन आउटकम, दो इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉमन आउटकम हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे कि आपका स्पेड आना और एस आना, उन दोनों में कॉमन आउटकम है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इन दोनों के बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन तुम्हें बहुत डिटेल में मैंने बताई ही दी है। तो प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे तीन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चार इंडिपेंडेंट होंगे तो चारों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑलराइट बेटा, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अ डाई इज थ्रोन, ई इज द इवेंट, नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई इज 3। डाई फेंका तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। इवेंट कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब क्या क्या हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई भाई, 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, एफ इवेंट क्या कह रहा है कि नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन क्या क्या है 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई आपके पास 3/6 मतलब 1/2। यहां से देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखोगे बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है ओनली 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई, ये आ गई 1/6। अब बेटा कह रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करा, 1/3 इंटू 1/2, ये हो गया 1/6, जो कि इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। हैंस यस दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सिंपल कह रहा है कि यस दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे सर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट हो गए, ये तो मेरे को पता चल गया। ए कह रहा है
ओड नंबर आ जाए पहले थ्रो पर, ए इवेंट में पहले पर ओड आ सकता है बेटा। 1 के साथ 6 चीजें लग सकती है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो टोटल हो गए 18 आउटकम। इसमें ये 18 आउटकम्स होंगे ए में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पर देखोगे बेटा तो क्या हो गई आपकी 18/36। बी क्या कह रहा है कि ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो अगर देखने जाओगे तो इसमें भी बेटा 18 आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगी ये भी आपकी 18/36 आएगी। मैं डायरेक्ट बार बार लिख के नहीं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। अब मेरे को बताना है बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी देखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा तो मतलब बेटा साफ सा है दोनों पर ही ओड हो, पहले पर भी ओड दूसरे पर भी ओड। क्या क्या केस हो सकता है? 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1, मैं सब में नहीं लिख रहा हूं बट इसमें तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, 5 3 5 5। ये 9 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गई 9/36, मतलब आपके पास आ गई 1/4। और ये दोनों आई आपके पास 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया बच्चों तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। हैंस दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। यस सर, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा हमें। क्लियर है बेटा? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट ई एंड एफ आर, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट सो आर ई एंड एफ डैश। कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो बेटा ई और एफ इंडिपेंडेंट का मतलब लिख लो पहले तो, ई इंटरसेक्शन एफ हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आपको कह रहा है कि ई और एफ डैश को भी, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट को भी इंडिपेंडेंट शो करो। तो देखो यहां पर देखना एक बार, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। ठीक है, और बीच में ये जो है ये ई इंटरसेक्शन एफ है। तो ध्यान से समझना, मैं ई को क्या ये लिख सकता हूं? ई को लिख दो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, इसके साथ किस चीज का यूनियन करूं? इसके साथ मैं यूनियन करता हूं ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि मेरे को इसमें ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा स्टार वाला, और स्टार वाला पार्ट क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ये लिख सकता हूं मैं। और बाय रिजल्ट अब मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी बच्चों? क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट ये तो बच्चों हो गए आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहां से हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकता हूं मैं। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो तुम निकाल ही चुके, ये क्या आ चुकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां से क्या आ गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया रिजल्ट। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट आ गई है। तो बेटा क्या हो गया सिंपली आपके पास कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो बेटा। क्लियर है? एकदम सिंपल है भाई, मजे आ गए। चलिए देखिए, अब बेटा सिमिलर मैनर में अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ई डैश और एफ भी, ई कॉम्प्लीमेंट और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे और ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया छोटा सा, इसको जाके प्रूव करना है। एकदम कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी, मजे आ जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का। आज के बाद मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल गलत करे। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा फेमस मैथमेटिशियन थे जॉन बेज, उन्होंने रिवर्स प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सोल्व किया। ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि दो बैग थे, उनमें से बॉल निकाली, किस में से रेड आ रही, किस में से क्या। अब आपको कह दे कि रेड आ गई, अब बताओ कौन से बैग से थी। भाई बैग 1 से होने की प्रोबेबिलिटी बैग 2 से, तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमने अभी तक नहीं सीखी थी। तो जॉन बेज ने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए और रिवर्स प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सोल्व किया, और वही कहलाई हमारी बेज थ्योरम, जो उनकी डेथ के बाद 1763 में पब्लिश की गई। ठीक है, विच वॉज पब्लिश पोस्टमसली इन 1763, उनकी डेथ के बाद बेटा ये पब्लिश की गई है। ठीक है, बहुत काम की थ्योरम है, मजे आ जाएंगे इस थ्योरम को पढ़ के आपको। चलिए, इस थ्योरम पे चलने से पहले हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस की। कोई भी सेट है, आप सैंपल स्पेस है बेटा आपके पास S, ठीक है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, E1 E2 अप टू En, ये आपके पास बच्चों इवेंट हैं। तो इसको हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पता है कब बोलेंगे। पहली बात तो किसी भी इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एनी EI इंटरसेक्शन EJ शुड बी फाई। ठीक है, एम्प्टी होने चाहिए, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए। दूसरी बात, इन सब का यूनियन करो, E1 यूनियन E2 अप टू En का यूनियन करो, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए। मतलब एग्जॉस्टिव भी हो ये इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, और हर एक की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो। हर एक की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो, तब कहलाएगा बेटा आपका पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, E1 E2 En को हम पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस तब बोलेंगे जब वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, एग्जॉस्टिव हो, और उन सब की नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हो। और किसी भी सैंपल स्पेस के बेटा एक से ज़्यादा सेवरल पार्टीशंस हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि एक ही पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होगा। किसी भी सैंपल स्पेस के एक से ज़्यादा मल्टीपल आपके पास पार्टीशंस करे जा सकते हैं। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि E1 E2 En जो है ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। मतलब ये सारे भाई पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, एग्जॉस्टिव हैं, और इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर कोई भी A इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। सर इसको प्रूव कैसे करोगे वो तो बताओ हमें। देखो बेटा, A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन S। ए इवेंट को मैं ये लिख सकता हूँ कि सैंपल स्पेस के साथ उसका खुद का इंटरसेक्शन, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर देखना, अब ए इंटरसेक्शन एस को क्या लिख सकते हो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, कि सारे जो हैं आपके E1 से लेके En तक का, इन सब का यूनियन करो। एस को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आपको गिवन है कि ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब इसको ओपन करके क्या लिख सकते हो तुम, ए को लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 अप टू सोन यूनियन ए इंटरसेक्शन En, ये लिख सकते हैं। और बेटा ये पेयर वही जब E1 E2 E3 ये डिसजॉइंट हैं, तो इन सब का एक के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन, बी के साथ इंटरसेक्शन, वो भी तो डिसजॉइंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन गई, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन गई यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनी, देखो ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En बन गई, राइट। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से तुम जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI जो आएगी, ये क्या आएगी, ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चों बताओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का अगर मैं यूज करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI, ये होगी। इस सब को यहाँ पर रखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। इसका समेशन फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई, J आपका 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ। ये लीजिए जी, प्रूव्ड आपकी थ्योरम। ठीक है बेटा, ये आपकी थ्योरम का प्रूफ हो गया। एकदम सिंपल सा, एकदम डायरेक्ट प्रूफ था और इस रिजल्ट का हम यूज भी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, किसी आदमी ने कंस्ट्रक्शन जॉब की ली। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी अ स्ट्राइक और 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, और स्ट्राइक हो गई तो कंस्ट्रक्शन टाइम पे हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसी को इवेंट मान लो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ जॉब गेटिंग कंप्लीटेड ऑन टाइम। जॉब जो है ये कंप्लीट हो जाए बेटा ऑन टाइम, ये आपकी ए इवेंट मान लिया। बी क्या है? इवेंट ऑफ स्ट्राइक, कि स्ट्राइक होगी। आपको गिवन है स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है? 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 0.65। स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वो होगा 1 माइनस 0.65। ये क्या आ गई आपके पास? 0.35। स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.35। अब बेटा आगे देखो क्या कह रहा है। 0.80 कंस्ट्रक्शन जो टाइम पर हो जाएगी, गिवन कि वहां पर कोई भी स्ट्राइक ना हो। स्ट्राइक ना होने के केस में, ठीक है, आपको कह रहा है भाई कि स्ट्राइक नहीं हो रही, ठीक है, स्ट्राइक ना हो और जॉब टाइम पे हो जाए, मतलब आपको क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम पर जॉब हो जाए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, कि स्ट्राइक नहीं हो रही, तो ये हो गया 0.80। और अगर स्ट्राइक हो रही हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, की जॉब टाइम पर हो जाए अगर स्ट्राइक हो, तो ये प्रोबेबिलिटी 0.32। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा बी और बी कॉम्प्लीमेंट, सैंपल स्पेस का पार्टीशन बन गया भाई, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, दोनों म्यूचुअली क्या हैं? एक्सक्लूसिव हैं, और बेटा इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई? ठीक है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.65 और ए बाई बी क्या है? 0.32 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.35 इंटू ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट आपको दिए 0.80। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? एकदम सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, बेस थ्योरम की बात करते हैं। E1 E2 EN नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं बेटा, जो कि पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस बनते हैं, मतलब E1 E2 आपके पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं और इनका यूनियन करने से S आ रहा है। ए इवेंट कोई भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए अगर आपको निकालनी हो तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI अपॉन बेटा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी वाला पूरा का पूरा काम। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए निकालनी है आपको। EI अपॉन ए को क्या लिख सकते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से? EI इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI अपॉन बेटा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हो? जे आपका 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EJ। ये बेस थ्योरम का इतना सिंपल सा प्रूफ है, एकदम डायरेक्ट प्रूफ है। बेस थ्योरम को याद रख लेना बेटा
कि आपको गिवन है कि ये इवेंट हो चुका है, उस केस में किसी भी इवेंट E1 E2 या En की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो E1 की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन वो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये कहती है बेज थ्योरम। रिवर्स आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बड़ा काम में आती है। क्लियर है? देखिए तो टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं हम E1 E2 En जो हैं इवेंट्स, इनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ EI इसको बोलते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी। और बेटा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको कहते हैं पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हम कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताना जरूरी थी। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगी। एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं बैग 1 में। बैग 1 में बेटा 3 रेड 4 ब्लैक, बैग 2 में आपका 5 रेड और 6 ब्लैक। तो E1 इवेंट बोल रहा हूं मैं सेलेक्टिंग बैग 1 को, और E2 इवेंट बोल रहा हूं बेटा सेलेक्टिंग बैग 2। ठीक है, दोनों ही बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी हो सकती है, मैं किसी में से भी बॉल निकाल सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हाफ आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हाफ आएगी। यहां तक तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो बेटा रेड आए बट वो E1 से हो, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन, पहले तो ये निकालते हैं कि रेड E1 से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें बेटा 3 रेड हैं, टोटल 7 हैं। अच्छा, रेड B1 से बैग 2 से मतलब E2 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इसमें बेटा 5 रेड हैं, टोटल 11 हैं, 5 अपॉन 11। आपको कह रहा है कि एक बॉल निकाली, वो रेड तो आ गई, हमें पता है रेड आ गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 2 से थी। तो रेड तो आ गई बट निकालनी है कि वो बैग 2 से थी, मतलब E2 अपॉन A निकालनी है। तो ये क्या होगा? बाय बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इसके बाद तो आपको केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A अपॉन E2 5/11 अपॉन 1/2। E1 और E2 तो 1/2 ये, मैं इसको सीधा कॉमन ले लेता हूँ। A अपॉन E1 3/7 प्लस A अपॉन E2 5/11। इसकी कैलकुलेशन कर देना बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बेज थ्योरम से देखो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना कितना आसान हो गया है। एकदम सिंपल तरीके से आपके रिवर्स प्रोबेबिलिटी आ जाती है बेटा। क्लियर है? चलिए, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1 2 और 3, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस दे दिए। तो E1 मैं बोल रहा हूं बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने को, E2 बोल रहा हूं बॉक्स 2 को सेलेक्ट करने को, E3 बोल रहा हूं बॉक्स 3 को सेलेक्ट करने को। अब बेटा कोई भी 3 बॉक्सेस है, किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बोलो, तीनों ही केस में क्या होने वाली है? 1/3। ये बात तो एक लाइन से ही मेरे को समझ आ गई। बॉक्स 1 में क्या है? बोथ गोल्ड कॉइन, दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन है। बॉक्स 2 में बेटा क्या है? बोथ सिल्वर, दोनों ही सिल्वर कॉइन है। बॉक्स 3 में 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन है। अब पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम, कोई सा भी बॉक्स चूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकाल रहे, इफ द कॉइन इज गोल्ड, कॉइन गोल्ड का निकाला, तो अपन बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड आने की E1 से, गोल्ड आने की E1 से क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटा दोनों ही गोल्ड है तो हर केस में गोल्ड ही आएगा, 1 प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड आने की E2 से, बेटा गोल्ड इसमें है ही नहीं तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था, ये तुम्हें खुद से देखना था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, गोल्ड आने की थर्ड बॉक्स से प्रोबेबिलिटी, उसमें 1 गोल्ड है और टोटल 2 कॉइन है तो 1/2। अब आपको कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो गोल्ड आया तो वो पक्का क्या होगा कि उसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा, मतलब आपको कह रहा है कि वो बॉक्स 1 से आया हो। सिंपल सी बात है, इसी में तो दोनों गोल्ड हैं, तो आपको निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A निकलवा रहा है। बाय बेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। क्लियर है बेटा? ये हो गया E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A बाई E1 की 1, काम खत्म, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, A बाई E1 की तो 1 ही है, काम खत्म। ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 जीरो है, प्लस 1/3 इंटू 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई भी डाउट? बहुत अच्छा सवाल था ये, यहां तक कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए बेटा। राइट, आगे चलते हैं। अब बेटा डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल को। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन है सैंपल स्पेस, उसका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उसका डोमेन है, उसको बोलते हैं हम रैंडम वेरिएबल। तो एक कॉइन को 2 बार उछाला आपने, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल हो सकता है। अच्छा, एक्स अगर हमारा नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है तो कितने हेड आ सकते हैं बेटा? एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है। ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई कि एक्स हेड हेड के केस में क्या है भाई? दोनों हेड आ गए, एक्स की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, हेड टेल और टेल हेड के केस में 1 और टेल टेल के केस में 0 हो गया। क्लियर है? बात समझ आ गई? रैंडम वेरिएबल हमने कैसे लिया। अब एक बैग में बेटा 2 वाइट एक रेड बॉल है, तो वाइट को बोलता हूं वाइट 1 वाइट 2 और रेड को तो मैं आर ही बोल लेता हूं, एक ही बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एंड रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स। एक निकाली, नोट करा, वापस से रख दी, फिर दूसरी बार निकाली, नोट करा। ठीक है, एक्स डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? तो सैंपल स्पेस लिख लो भाई। आप वाइट 1 निकालो, उसके बाद दोबारा वाइट 1 निकालो क्योंकि वापस भी तो रख रहे थे, फिर उसके बाद वाइट 1 के बाद वाइट 2 आ सकती है, फिर वाइट 1 के बाद रेड आ सकती है। राइट बेटा, वाइट 2 आ सकती है, वाइट 2 ही आ जाए, वाइट 2 आए, फिर वाइट 1 आए, फिर बेटा वाइट 2 के साथ रेड आए, बेटा रेड के साथ वाइट 1 आए, रेड के साथ वाइट 2 आए, या रेड के बाद रेड आए, ये केस है। अब बेटा एक्स कह रहे नंबर ऑफ रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या क्या हो सकता है? एक्स वाइट 1 के केस में, या एक्स आपका वाइट 1 वाइट 2 के केस में, या फिर आपका एक्स वाइट 2 के केस में, या फिर आपका एक्स वाइट 2 वाइट 1 के केस में। सब में क्या है? 0 नंबर ऑफ रेड बॉल, 0 है। अच्छा, अगला केस देख लेते हैं। वाइट 1 रेड के केस में, वाइट 2 रेड के केस में, रेड वाइट 1 के केस में, रेड वाइट 2 के केस में, सब में नंबर ऑफ रेड बॉल है 1। क्लियर? और बेटा रेड रेड के केस में ये है आपका 2। तो x क्या क्या हो सकता है? x 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है। क्लियर बेटा? एकदम सिंपल है। चलिए अब बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल x का आपको बताना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा x1 के केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी, x2 के केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी, xn के केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो रियल नंबर x1 x2 xn है ये पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके रैंडम वेरिएबल की, और ये P1 P2 Pn उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सब का सम करेंगे तो 1 आएगा। इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे एक टेबल बना देते हैं हम कि ये x है, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है? 1/4 है। ठीक है, आपकी 1/4 है, 2/4 है, इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे ही तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा लिखा जाता है। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces. 2 आप निकाल रहे हो बेटा कार्ड्स, तो नंबर ऑफ एसेस हो सकता है एक भी एस ना आए, 0 एस हो सकता है, 1 एस हो सकता है दोनों के दोनों एस आ जाएं। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ रहा है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी x = 0 के केस में, मतलब पहला कार्ड निकाला वो भी नॉन एस, पहला कार्ड भी नॉन एस, और बेटा दूसरा कार्ड भी नॉन एस।
नॉन एस कार्ड एस हैं 4, तो नॉन एस हुए बेटा आपके 48, तो पहले में भी 48/52, दूसरे में भी 48, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है इनटू, एंड के केस में मल्टीप्लाई होता है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का केस ले लेते हैं कि बेटा क्या कह रहा है कि एक एस आए एक नॉन एस आए, क्या क्या हो सकता है, पहला एस आए दूसरा नॉन एस आए, या फिर बेटा पहला नॉन एस आए और दूसरा एस आए, ये केस हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा 4/52 इंटू 40, नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 48/52, क्योंकि बेटा विद रिप्लेसमेंट बोला हुआ है आपको। और के केस में प्लस होगा, अब पहला नॉन एस 48/52 इंटू 4/52, ठीक है बेटा। फिर कह रहे दोनों एस, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, दोनों एस 4/52 इंटू 4/52। तो अब फिर टेबल बना देना बेटा, ऐसे टेबल बनाना, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देना, ये आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बन जाएगी। क्लियर है, एकदम सिंपल, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखो आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से दे दिया, k की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी टेबल बना दूं मैं तुम्हारे लिए कि सर टेबल जैसा तो नहीं दिख रहा, ये लो भाई मैं टेबल बना देता हूं। x क्या क्या है, x ले रहा है 0 1 2 3 4, बाकी हर केस में तो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x वैल्यू ले रहा है 0 1 2 3 और 4। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 0 के केस में प्रोबेबिलिटी कह रहा है बेटा 0.1, बहुत बढ़िया काम। x अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी k इंटू एक्स की जगह 1 k हो गई, x अगर 2 है तो प्रोबेबिलिटी 2k हो गई, x की वैल्यू 2 आते ही 2k बन गई, ठीक है। 3 के केस में यहां पर 3 रखा, 5 - 3 2, तो 2k प्रोबेबिलिटी बन गई। 4 के केस में बेटा 5 - 4 1 रखा तो ये बन गई k, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बेटा इन सब का सम करूं तो 1 आना चाहिए, तो 0.1 प्लस 2 2 4 5 और 1 6, 6k इक्वल टू 1, 6k इक्वल टू 0.9, k आ गया आपका 0.15, काम खत्म, k की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, एट लीस्ट 2 आवर्स। आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब क्या क्या हो सकता है, x आपका 2 हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी क्या, और के केस में बेटा हम प्लस करते हैं, या तो 2 घंटे पढ़ोगे या 3 घंटे पढ़ोगे या फिर आप 4 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। 2 के केस में 2k प्लस 3 के केस में 2k, 4 के केस में k, तो 5k और 5k इंटू k की वैल्यू 0.1 रखी तो 0.75, एग्जैक्टली 2 आवर्स के केस में बेटा 2k है 0.30 आ जाएगा। एट मोस्ट 2 मतलब आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ ये बात, यहां तक कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। इस तरीके से रैंडम वेरिएबल के बेटा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। ऑल राइट, नेक्स्ट। अब बेटा आपको बात कर रहा है मीन की, अगर मीन निकालने को बोल रहे हैं तो मीन पता है क्या होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, x वैल्यू ले रहा है x1 x2 ऐसे जाके xn तक, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, या इसको मैं सीधे प्रोबेबिलिटी बोलता हूं p1, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूं बेटा ये p1, इसकी p2 ऐसे जाके pn तक। तो जो मीन होगा इसको e ऑफ x या फिर म्यू से डिनोट करूं, ये होगा इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn pn, ये होता है आपका मीन। सिंपल सी बात है, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, ठीक है।
एक्स की पॉसिबल वैल्यूज को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना, आपका मीन आ जाएगा। मीन में तो कोई डाउट होगा नहीं में किसी भी बच्चे को। चलिए मीन के बाद सीखते हैं बेटा वेरिएंस। अब मीन हमें ये नहीं बताता कि मीन से कितना वेरी कर रही हैं वैल्यूज, उसके लिए हम निकालते हैं बेटा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस से हमें यह पता चलता है कि मीन के अराउंड कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स होल स्क्वायर से। ठीक है, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, या फिर हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, इससे हम डिनोट करते हैं। तो अगर ई एक्स या म्यू ये मीन है बेटा, तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स होगा इसको हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। क्लियर है बेटा, मतलब एक्सपेक्टेशन या फिर मीन बोलें एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर का। और इस फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा मैं, वेरिएंस निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करूंगा वो फॉर्मूला अभी मैं डिड्यूस कर देता हूं। और बेटा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एक्स, मतलब अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स हमारा आता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर है, मतलब इस पूरे का क्या होगा अंडर रूट। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला वर्केबल है वो देखते हैं हम, तो इसी का यूज करता हूं मैंने वेरिएंस को डिफाइन किया एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई और सबका सम। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर को ओपन किया, एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब सबको अलग अलग लिख दो, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस 2 म्यू एक्स आई पी आई। अब बेटा म्यू वाली टर्म्स को बाहर लिख लेता हूं, एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, म्यू स्क्वायर बाहर आ गया, ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स आई, इन सब का सम, और प्रोबेबिलिटीज का सम तो आपका पता ही, आपको 1 आता है। ठीक है, 2 म्यू बाहर आया, एक्स आई पी एक्स आई, ये क्या बन गया, मीन ही बन गया। तो देखो बच्चों यहां पर क्या बन गया तुम्हारा, एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर क्या हो गया, माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरा वेरिएंस क्या बन गया, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस एक्स आई पी एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब बेटा ये बन गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है बेटा ये होगा मीन एक्स स्क्वायर के केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें बता ही दिया। अब एक क्वेश्चन से देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के कार्ड हम निकाल रहे 2 फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ किंग, 2 कार्ड निकाल रहे हो, नंबर ऑफ किंग्स पॉसिबल क्या क्या है बच्चे, नंबर ऑफ किंग्स हो सकते हैं 0 आए 1 आए 2 आए, राइट। 0 भी किंग आ सकते हैं, 1 भी किंग आ सकता है, 2 भी किंग आ सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब कोई भी कार्ड आपका किंग ना आए, सारे के सारे नॉन किंग हो। नॉन किंग कार्ड कितने 42, उनमें से 2 निकाल रहे हैं, टोटल 52 C2, 48 C2 अपॉन 52 C2। ठीक है बेटा, राइट, 48 C2 अपॉन 52 C2। इसकी कैलकुलेशन तुम्हारे लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आती है 188 अपॉन 221। ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आई, करके देख लेना भाई। नॉन किंग कार्ड 48, उनमें से 2 हमने सेलेक्ट करने हैं। चलिए अब x इक्वल टू 1 का केस, एक कार्ड किंग एक नॉन किंग, तो किंग मतलब 4C1, 4 में से एक किंग आ गया, उसके साथ दूसरा कार्ड भी निकाल रहे हैं जो बेटा 48 में से है। ठीक है, 48 C1 अपॉन 52 C2, ये आ गया। इसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ये आती है 32 अपॉन 221। और बेटा दोनों के दोनों किंग आ जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों किंग, मतलब दोनों कार्ड आपके 4 में से हो रहे हैं, 4C2 अपॉन 52 C2। क्लियर है,
इसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ये आती है 1/221। अब बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, टेबल बनाई, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2। 0 के केस में क्या है 188/221, 1 के केस में क्या है 32/221 और 2 के केस में क्या है बेटा 1/221। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब मीन निकालते हैं, ई ऑफ एक्स निकाली मैंने। ई ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस, ये तो 0 प्लस दिस इंटू दिस मतलब 32/221 प्लस दिस इंटू दिस मतलब 2/221, मीन आ गया 34/221। चलिए जी वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस के लिए मीन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर किया तो 0 इंटू 0, ये तो 0 रहा, इसका स्क्वायर किया तो 1 ही रहा, तो 32/221 और बेटा 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 1/221 प्लस 4/221, ये आ गया आपके पास 36/221। अब वेरिएंस निकालना है बेटा। वेरिएंस क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या आया बेटा 36/221 माइनस 34/221 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा। नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएशन ऑफ एक्स, तो इसकी अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा 6800/221 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट करा तो आ गया अंडर रूट 6800/221। इस तरीके से मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को बच्चे निकाला जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर है। तो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है बेटा, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इजी, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। और कैलकुलेशन तो मेरे बताने से नहीं आएगी, तुम ही करोगे तो ही तुम्हारी कैलकुलेशन आ पाएंगी बच्चे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई बर्नौली ट्रायल्स की। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल्स बोलेंगे अगर एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, सारी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो, हर ट्रायल्स के दो ही आउटकम, या तो सक्सेस या फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये हर ट्रायल में बेटा सेम रहनी ही चाहिए, तभी ट्रायल्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है जी। थ्रोइंग अ डाई 50 टाइम्स, एक डाई को आप 50 बार फेंक रहे हो तो वो 50 बर्नौली ट्रायल हो गई भाई। हर ट्रायल में कोई भी सक्सेस हो सकती है, मान लो इवन नंबर को सक्सेस बोल रहे हो, ओड नंबर को फेलियर बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी हर बार सक्सेस की बराबर है, ठीक है। तो सब में सेम है तो सारे डाई के क्या हो जाएंगे, आपके बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगे। 50 बार फेंका 50 बर्नौली ट्रायल, तो द सक्सेसिव थ्रोज ऑफ डाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली पहली बार डाई फेंका, दूसरी बार डाई फेंका, पहली बार फेंकने से दूसरी बार डाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली बार भी 1 2 3 4 5 6 आने की उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो 6 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम एन अनकंटेनिंग 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल। टेल वेदर द नंबर नोट वेदर और नोट द ट्रायल्स ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर बर्नौली ट्रायल। उस बैग में से बर्नौली जो बॉल निकाल रहे हो ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स है कि नहीं है। पहला केस है रिप्लेस्ड का, तो रिप्लेस्ड के केस में बच्चों अब तुम देखो कि तुम मान लो भाई कि सक्सेस बोल रहे हो रेड आने को, रेड आने को मैं सक्सेस बोल रहा हूं, ठीक है। तो बेटा पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/16। अब रिप्लेसमेंट के साथ करा, दूसरी बार भी 7/16 है, तीसरी बार भी 7/16 है, ठीक है। 6 बार की 6 बार देख लो, फाइनाइट ट्रायल्स हैं, सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है, तो बिल्कुल बर्नौली ट्रायल्स हैं। अच्छा, अब आप रिप्लेस नहीं कर रहे बेटा, पहले केस में रिप्लेस कर रहे थे, दूसरे में रिप्लेस नहीं कर रहे थे, रिप्लेस नहीं कर रहा मैं, तो पहली बार तो 7/16 रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब रिप्लेस नहीं किया, दूसरी बार क्या हो गया 6/15, प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है, दीज आर नॉट बर्नौली ट्रायल्स,
ठीक है बेटा, ये बर्नौली ट्रायल बिल्कुल भी नहीं होंगी क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ये बर्नौली ट्रायल्स हैं क्योंकि इनमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी सेम आ रही थी, फाइनाइट थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा बर्नौली ट्रायल्स है, कौन सा बर्नौली ट्रायल नहीं है। ऑलराइट, चलिए जी, अब देखते हैं बेटा, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, हेड आने को सक्सेस बोल रहे, टेल आने को फेलियर बोल रहे हैं। अच्छा, अब हमने 6 ट्रायल में देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, S and F denote respectively success and failure. Suppose we are interested in finding the ways in which one success in 6 trial. 6 ट्रायल में एक सक्सेस, कैसे कैसे केस हो सकते हैं, पहली सक्सेस हो, दूसरी सक्सेस हो, तीसरी सक्सेस हो, चौथी सक्सेस हो, पांचवी सक्सेस हो, छठी सक्सेस हो। और इस तरीके के, ये तो आपने एक सक्सेस थी तो आपने लिख लिया, 2 सक्सेस और 4 फेलियर होने के बेटा आप कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट वाले तो हम हटाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़ ही चुके हो, तो रिपीट में 4 फेलियर्स रिपीट होंगे 2 इतने, फिर 3 सक्सेस का 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इस प्रकार से। राइट, अब देखो क्या करना है, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट लिया, 3 बर्नौली ट्रायल का लिया बेटा, प्रोबेबिलिटी P है सक्सेस की, Q है फेलियर की, सैंपल स्पेस क्या है, ये सक्सेस 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 सक्सेस, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अब बेटा x आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, हो सकता है एक भी सक्सेस ना हो सकता है 1 सक्सेस, हो सकता है 2 सक्सेस, हो सकता है 3 सक्सेस। 0 के केस में मतलब सारी फेलियर हैं, ये वाला केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी भी Q इंटू क्यू इंटू क्यू, तो 0 की हो गई Q क्यूब। 1 के केस में मतलब एक सक्सेस 2 फेलियर, एक सक्सेस देखो कहां कहां है, एक सक्सेस 2 फेलियर, एक सक्सेस 2 फेलियर, एक सक्सेस 2 फेलियर, तो P इंटू क्यू स्क्वायर, इसकी भी P इंटू क्यू स्क्वायर, इसकी भी P इंटू क्यू स्क्वायर, तो 3P क्यू स्क्वायर। 2 सक्सेस का केस देखो बेटा, 2 सक्सेस का केस ये क्या आएगी, P स्क्वायर क्यू, P स्क्वायर क्यू, P स्क्वायर क्यू, तीनों को ऐड करेंगे 3P स्क्वायर क्यू, और तीनों की तीनों सक्सेस P क्यूब। ठीक है, तीनों की तीनों सक्सेस P क्यूब। इसकी टेबल बनाई मैंने, ये टेबल बना दी, 0 सक्सेस में Q क्यूब, 1 सक्सेस में 3Q स्क्वायर P, 2 सक्सेस में 3Q P स्क्वायर, और 3 सक्सेस में P क्यूब। और बेटा तुम ऑब्जर्व करोगे ना, ये जो चीज है ना, दिस इज नथिंग बट Q प्लस P की पावर क्यूब। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है Q प्लस P क्यूब का, Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर P प्लस 3Q P स्क्वायर प्लस P क्यूब। ये आपका बेटा इट इज नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये 3 के केस में था, इसलिए n के केस में भी आपके पास Q प्लस P रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा, और वो कहलाता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो x सक्सेस है एक बर्नौली ट्रायल, n टोटल बर्नौली ट्रायल्स में से अगर x सक्सेस हो रही है, तो इस केस में x सक्सेस है तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस एक्स फेलियर होंगी, बात तो साफ है। ठीक है, तो अब इस केस में बेटा इतने में अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, x सक्सेस और n माइनस एक्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस विल बी नथिंग बट P ऑफ x सक्सेसेस इंटू P ऑफ n माइनस एक्स फेलियर्स। x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सक्सेस इंटू सक्सेस x बार, और n माइनस एक्स फेलियर मतलब फेलियर इंटू फेलियर की प्रोबेबिलिटी n माइनस एक्स बार, मतलब P रेज टू द पावर x Q रेज टू द पावर n माइनस एक्स। ठीक है, और इनको अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इन n बर्नौली ट्रायल क्या हो गई, इतनी बार हम अरेंज कर सकते हैं इतनी तरीके से। ठीक है, इतने वेज में ऑब्टेन कर सकते हैं, और इनटू ये, तो ये आ गया आपके पास NCX, ये होता है NCX इंटू P रेज टू द पावर x Q रेज टू द पावर n माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस का फॉर्मूला आ गया आपके पास NCX P रेज टू द पावर x Q रेज टू द पावर n माइनस एक्स, और जो ये है दिस इज कॉल्ड नथिंग बट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। 0 1 2 रखते जाना, x की जगह आपके पास वैल्यूज आती चली जाएंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑलराइट, ये कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर,
क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार आपने कॉइन को उछाला, मतलब कितनी ट्रायल्स है? 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली 6 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। हेड्स आना सक्सेस है, मतलब NCX, फॉर्मूला क्या है? NCX p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x। बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी p निकालता हूं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, कोई उछाल रहा हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, q क्या होगा? 1 माइनस 1/2, फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। चलिए NCX, n की जगह 10, c 6, p की पावर, p की जगह हाफ और p की पावर x मतलब हाफ टू द पावर 6, हाफ टू द पावर 10 माइनस 6 मतलब 4। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है एटलीस्ट 6 हेड, जो क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? या तो 6 हेड आए या फिर क्या हो, और के केस में एडिशन करते जाते हैं, 7 भी हो सकते हैं, प्लस 8 भी हो सकते हैं, प्लस 9 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 10 है तो 10 तक जाएंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10 भी हो सकता है। सब में निकालते चले जाएंगे, क्या होगा? 10c6 हाफ टू द पावर 6 हाफ टू द पावर 4 प्लस 10c7 हाफ टू द पावर 7 और हाफ टू द पावर 4 प्लस 10c8 हाफ टू द पावर 8 और हाफ टू द पावर 2। ऐसे करते चले जाओ बेटा और सबका ऐड कर देना। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एकदम क्लियर। एट मोस्ट 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ऐसे तुम्हें चल के जाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 तक। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये था बेटा आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में सब कुछ इन डिटेल, कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एकदम फुल ऑन तैयारी हो जाएगी, कोई मार्क्स लूज नहीं होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत बेटा।